तो चिल्ड्रन लास्ट हम प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में पढ़ चुके थे। और जब प्राइमरी डेटा की हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने दो मेजर मेथड्स ऑफ कलेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज सेंसस एंड सेकंड इज नोन एज सैम्पलिंग। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों। टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ स्कूल जिसका नाम है एसपीएस। सर ये क्या हुआ? स्लीपिंग पब्लिक स्कूल या सुपर पब्लिक स्कूल, having 4,800 स्टूडेंट्स। और हम यहाँ पे एक एक बच्चे का सो कॉल्ड डेटा कलेक्ट करेंगे और बोर्ड के सो कॉल्ड पोर्टल पे अपडेट करेंगे, क्योंकि बोर्ड कह रहा है कि अब हमें नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक हर बच्चे का डेटा चाहिए, ताकि स्कूल फ्रॉडलेंटली एडमिशंस ना कर पाए कि भाई 8th क्लास में अगर 337 स्टूडेंट्स थे तो 9th में 352 कहां से हो गए। इसका मतलब आपने 9th में एडमिशंस लिए। हो सकता है आपने किसी 8th फेल स्टूडेंट फ्रॉम अनदर स्कूल को अपने स्कूल में फेक पास दिखा के एडमिशन ले लिया। तो ये जो रैम्पेंट मैल प्रैक्टिसेस एजुकेशन में है, इनको अवॉइड करना है। तो एक एक बच्चे का डेटा पोर्टल पे अपलोड करिए। अभी इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। अभी जो इंडिया में प्रैक्टिसेस हैं चिल्ड्रन, 9th to 12th का सारा डेटा बोर्ड के पास होता है, बट उसके नीचे की क्लासेस का नहीं होता है। व्हाट इट क्लियर? तो बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 9th to 12th ओनली। बट अब बोर्ड ने कहा कि हमको नर्सरी से 12th तक पूरे हर स्कूल के सारे बच्चों का डेटा अपलोड करना है। तो एक एक बच्चे का नाम, पता, एड्रेस, आधार नंबर, पापा का एड्रेस, सो कॉल्ड पापा के ऑफिस का एड्रेस, फोन नंबर, पापा का आधार, मम्मी, सब कुछ चाहिए हमको। तो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंसस। खोपड़े में बात गई? पक्का सबको समझ में आ गया? हार्दिक जी, तुषार जी समझ गए? पीपल ऑन द हॉट सीट समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये एक पार्ट ऑफ द स्टडी था। अब हमारा जो WHO है, वर्ल्ड ह्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो वर्ल्ड हेल्थ था, कोविड में इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। गॉट इट क्लियर? इनको सो कॉल्ड लग रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा जंक फूड पेरेंट्स खिला रहे हैं और उसकी वजह से अर्ली एज में टूथ डिके हो रहा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, अर्ली एज में चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम टूथ डिके। तो भाई इसके लिए हमारे कोलगेट वाले आगे आए और WHO को कह रहे हैं कि भाई इंडिया की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए, हम डेटा कलेक्ट करके सो कॉल्ड आपको बता देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि दांत तो सबके 32 तो होते नहीं है, कुछ के 32 होते हैं, कुछ के 30 होते हैं, सर 27.5 भी होते हैं। आलू नहीं खरीदने जा रहे हैं, दांत देख रहे हैं, ठीक है? तो ऑल 32 बहुत मुश्किल है सबके हो। व्हाट इट क्लियर? तो WHO के कहने पे कोलगेट वालों ने हर स्कूल को विजिट करना स्टार्ट किया। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि भाई सब लोग जब एक ही तरह का वो जंक फूड खाते हैं तो बीमारियां भी एक ही तरह की होंगी। और ऐसा तो है नहीं कि मेरा दांत अगर कैल्शियम का है तो आपका गोल्ड का या डायमंड का होगा, आपका भी कैल्शियम का ही होगा। तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ होगा टीथ का, वही आपके साथ भी होगा। जो आपके साथ होगा वही आप जैसे किसी दोस्त यार के साथ भी होगा। व्हाट इट क्लियर? तो एक स्कूल में 4800 स्टूडेंट्स हैं। इंडिया में कितने स्कूल हैं? करोड़ों बच्चे हो गए। तो एक एक बच्चे का डेटा कलेक्ट करने में भाई टाइम लगेगा, बहुत बड़ी टीम चाहिए, पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। व्हाट इट क्लियर? और अल्टीमेटली रिजल्ट मेजॉरिटी बच्चों का टूथ दिखेगा, सेम आएगा। तो कोलगेट ने सोचा हम हर स्कूल के सिर्फ 10% बच्चों को एग्जामिन करेंगे। तो वो अपने डेंटिस्ट की टीम लेके पहुंच गए, 10% बच्चों को एग्जामिन करना है। तो आउट ऑफ 4800 कितने हो गए चलन? 480। हर क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 6 को पकड़ लेंगे। और जो 480 का डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके रिजल्टेंट आएगा, मान लेंगे बाकी के 4320 बच्चों का भी रिस्पॉन्स वैसा ही है। और जो दवाई 480 के बेसिस पे रिसर्च करके WHO प्रिस्क्राइब करेगा, रेकमेंड करेगा, वो सबको खिला दी जाएगी। इज दैट क्लियर? दिस इज कंपेरेटिवली अ चीपर मेथड, टाइम सेविंग भी होगा। और इसलिए ऐसा कर पाए बिकॉज ये मेजॉरिटी बच्चों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन, दैट वाज होमोजीनियस। तो कोविड में आपने देखा होगा वो हर घर के 2-4 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। पूरे मोहल्ले में 10,000 लोग हैं, तो रिसर्च टीम ने सोचा कि हम 500 लोग का सर्वे करेंगे बस। जो स्ट्रेन जानते हैं ना? स्ट्रेन का मतलब समझते हैं? वायरस में स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे वैरायटी ऑफ वायरस, वैरायटी ऑफ वायरस। जो वैरायटी ऑफ वायरस
10,000 लोगों की पॉपुलेशन वाली कॉलोनी में 500 के अंदर होगा, हम मान लेंगे बाकी 9,500 में भी वही है। तो 500 लोगों की कैरेक्टरिस्टिक बाकी के 9,500 से अगर काफी मिलती जुलती है तो आपको सब पे एनालिसिस करने की, रिसर्च करने की, डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप 500 पे कलेक्ट कर लीजिए, मान लेंगे कि बाकी सबका भी वही है, तो इससे पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, काम झटपट हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? सैम्पलिंग मेथड। खोपड़े में बात गई। तो अगर हमको एक एक बच्चे का डेटा पोर्टल पे अपलोड करना है तो क्या 4,800 बच्चों में 480 बच्चों का डेटा लेकर बाकी का मान ले वही होगा? नो, सबका अलग अलग होगा। यस और नो? आप मान लीजिए बच्चों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर फूड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं, मैं किसान हूं, आप मेरे खेत से 10,000 क्विंटल्स राइस खरीदने को आए हैं। कितना? 10,000 क्विंटल्स। पॉसिबल है आपके लिए एक एक दाना चावल का चेक करना? नो। आपने 5 किलो चावल सैंपल लिया और चेक कर लिया, देखा वैरायटी इज दी बेस्ट, इस पे ठप्पा लगा दिया A1 ग्रेड का सुपर बासमती। दूसरे किसान के पास गए, वहां पे चावल आपको A2 ग्रेड का मिला, सेमी बासमती, तो आपने स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर दी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो भाई पूरा सैंपल, सॉरी पूरी जो क्वांटिटी है उसको एग्जामिन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो कौन सा मेथड चलेगा यहां? सैंपलिंग। बट पूरे देश की आबादी कितनी है? हर इंसान का आधार अपडेट चाहिए, हर इंसान का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट के केस में हम सारा डेटा रिकवर करके उसको मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। एक एक इंसान का डेटा हमको चाहिए, कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना से तो नहीं आ रहा, तो एक एक आदमी का डेटा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? सेंसस। तो जब आपके क्लास में टीचर सवेरे फर्स्ट पीरियड में आके अटेंडेंस लेते हैं, एक एक बच्चे का नेम रोल कॉल आउट होता है, तो दैट इज सेंसस। बट जब वो पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने 5-10 बच्चों से रिस्पॉन्स पूछा, अगर रिस्पॉन्स सुपर पॉजिटिव लग रहा है तो टीचर अज्यूम कर लेता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सैम्पलिंग। समझ में आ गई बात? पापकी जी, तुषार जी, हार्दिक जी, समझ में आ गई बात? यस सर। अब एक चीज और समझिएगा, जहां पे सेंसस अप्लाई नहीं हो सकता चलेगा ही सैंपलिंग। कैसे सर? मेरी कंपनी है SM एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। सर ये क्या करती है? ये सो कॉल्ड डिफेंस डिपार्टमेंट को हैंड ग्रेनेड्स बेचती है। 4,000 हैंड ग्रेनेड्स हमें बोला गया सियाचिन में पहुंचाने के लिए, हम पहुंचा देंगे, बट हमारा पेमेंट होने से पहले चेक करेंगे चुटपुटिया या रस्सी या सुतली बम तो नहीं पकड़ा के चले गए। तो बच्चों एक एक हैंड ग्रेनेड फोड़ के देखा जाएगा चेक करने के लिए, एक एक हैंड ग्रेनेड फोड़ेंगे। आंसर, घर में दाल सब्जी चावल रोटी बनी, गेस्ट आने वाले हैं और मम्मी को टेस्ट करना है, नमक मिर्च गरम मसाला सब ठीक पड़ा है कि नहीं, मम्मी पूरी दाल खा जाएंगी, आपको पूरी दाल खिला देंगी, एक कटोरी या एक स्पून में लेके टेस्ट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली गड़बड़ होगा तो ठीक कर देंगे उसको। यस और नो? दिस इज सैम्पलिंग। तो एक्सप्लोसिव के केस में एक एक बम फोड़ के देखेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। 4,000 पीस है भाई, 2 4 10 फोड़ के देख लेंगे, अगर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका मतलब जो सामान आया है वो एकदम बढ़िया है। शबरी ने सैंपलिंग करने के लिए सेंसस यूज कर लिया, क्योंकि एक एक बेर उसने टेस्ट किया था। तो जब आप मार्केट में टोमेटोज खरीदने जाते हैं, व्हाट इट क्लियर, तो आपको अगर 1-2 किलो खरीदना है तो आप एक एक पीस चेक करेंगे, नहीं तो मम्मी सूतेंगी कायदे से आपको। बट अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किसी किसान के खेत से 1,000 किलो टमाटर खरीद के ला रहे हैं, पॉसिबल है आपके लिए एक एक टोमेटो देखना? आपने थोड़ा सा देख लिया, भाई सही हो गया। यस और नो? तो कुछ बच्चे स्कूल में अपना टिफिन लेके जाते हैं और पूरा खाते हैं, सेंसस। कुछ दोस्तों यारों के टिफिन में मुंह मार लेते हैं जाके थोड़ा थोड़ा, क्या कर रहे हैं वो? सैंपलिंग कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो कुछ जगह पे बच्चों सेंसस और कुछ जगह पे सैंपलिंग। बट सैंपलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कहां अप्लाई होता है। कम पैसे खर्च करने आपको, ट्रेंड स्टाफ इन नंबर बहुत ज्यादा है नहीं आपके पास, ये सब तो सेकेंडरी है बच्चों, मतलब सेकेंडरी डेटा नहीं, बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सैंपलिंग का क्या होता है? जो आपका टोटल एरिया ऑफ स्टडी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर वैरायटी बहुत ज्यादा है, अगर कोविड के स्ट्रेन बहुत डिफरेंट हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल सकते, हर इंसान का सैंपल लेना पड़ेगा।
बट इफ यू नो कि भाई 80 से 90% लोगों के अंदर एक ही स्ट्रेन पाया जाएगा, समझ में आ गया, तो भाई हम 10% लोगों का सर्वे कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो जब टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है थ्योरी सब्जेक्ट का, 70 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री का, या 80 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, जो भी है, पूरी क्लास को ध्यान में रखता है बच्चों, या एक एक बच्चे को? पूरी क्लास को। तो भाई कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर अबव एवरेज होगा, कुछ डिफिकल्ट होगा, कुछ बिलो एवरेज होगा, कि भाई बच्चों के ठीक ठाक मार्क्स आ जाएं। बट जब प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा चलता है 1 to 1, तो हर बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, थोड़ा टफ वाला पूछ लो। बेचारा बच्चा जबरदस्ती साइंस पढ़ रहा है, उसके पापा मम्मी चाहते हैं उसको डॉक्टर बनाना, उसकी हैसियत तो कंपाउंडर के लायक भी नहीं है। समझ में आ गया? बच्चा अकाउंटेंट तक बनने की हैसियत नहीं रखता, उसके पिता, या तू सीए बनेगा। अरे अजीब बात है, अपनी हसरतें अपने बच्चों से क्यों पूरी करवा रहे हो भाई? अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी सोचते कि सीए बनेंगे, तो क्या हमको कोई अपना ये जनगण मन नेशनल एंथम मिलता? नहीं मिलता। तेंदुलकर के पिताजी सोचते, विराट कोहली के पिताजी सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो क्या इतने महान क्रिकेटर्स मिल पाते? नो भाई। तो सुनिए, सबकी करिए अपने मन की। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, यहाँ पे जब प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, तो टीचर 1 to 1 स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पूछेगा। इट इज सेंसस। समझ में आ गया? बट जब एग्जामिनेशन का थ्योरी पेपर सेट किया जाता है, तो मेजॉरिटी को दिमाग में रख के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। अब हो सकता है सब लोग अटेम्प्ट कर पाए, हो सकता है सब लोग पूरा पेपर ना कर पाए। देन इट इज सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का मतलब आप एक छोटा सा सो कॉल्ड पार्ट लेकर उसको एनालाइज कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट होना है दादाजी का, फुल बॉडी चेकअप, पैथकाइंड लैब वाले को आपने घर में बुलवा लिया, 2499 रुपीज उसको पे करना है। आप क्या बोलेंगे? पूरा खून निकाल लो दादाजी की बॉडी से और चेक करके कल ले आके बता देना, 13 दिन बाद पार्टी। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नो। वो सिरिंज में 20 to 30 ml ब्लड खींचेगा, 1-2 ट्यूब में भर लेगा, और आपको 1 दिन 2 दिन के बाद रिपोर्ट दे देगा। क्या किया उसने? सेंसस किया। सैंपल पूरा ब्लड थोड़ा निकाल लेगा। तो देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे सैंपलिंग ही हो सकती है, सेंसस नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? आपके घर में बर्थडे पार्टी है, सत्यनारायण की कथा है, रुद्राभिषेक है, व्हाट इट क्लियर, मजलिस लगी हुई है, फॉर एग्जांपल जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, भाई घर में 40-50 लोग हैं, एक एक को आप रिफ्रेशमेंट पूछ सकते हैं। बट शादी ब्याह में बारात में जहां 700-800 लोगों की भीड़ है, एक एक का अल्ट्रासाउंड कराएंगे खाना खाया कि नहीं खाया? सबसे तो नहीं पूछ सकते। भाई मेजोरिटी आपने 30-40% गेस्ट से मिल लिया, अंकल आंटी से, उनके बच्चे से, बच्चा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? अरे पापा मम्मी ने खा लिया, मतलब बच्चे ने भी खा लिया। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सैम्पलिंग। क्या कर रहे हैं? सैम्पलिंग। बर्थडे का केक होता है, सबको नहीं मिलता बच्चों, 2-4-10-15 लोग छूट ही जाते हैं 50-100 में, दैट इज सैम्पलिंग। ठीक है। बट अगर आप बर्थडे पार्टी में लोगों को इनवाइट करते हैं, कोशिश करते हैं डिनर लंच जो भी है सब खा के जाए, व्हाट यू डिड? सेंसस। इतनी बात समझ में आ गई? वैक्सीन तो पहले सैम्पलिंग होता है। हाँ, वैक्सीन जब लॉन्च होती हैं तो पहले कुछ लोगों के ऊपर हम चेक करते हैं कि वो काम कर रही कि नहीं कर रही हैं। तो मान लीजिए हमने 4800 लोगों को पूरे इंडिया में पकड़ा और इंजेक्शन ठोकना चालू किया, 96% लोगों को कोविड हुआ ही नहीं। इसका मतलब मेडिसिन की एफिकेसी बहुत हाई है। ये डेटा हम डब्ल्यूएचओ को देंगे, डब्ल्यूएचओ अपने लोगों को इंक्वायरी करा के, इन्वेस्टिगेट करा के कि भाई फर्जी फेक तो नहीं था, वो हरी झंडी दे देगा कि आप मेडिसिन कमर्शियली लोगों को लगा सकते हैं। तो ये जो 4800 लोग हैं ना बच्चों, इनको आप स्टैटिस्टिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, या इनके लिए एक और शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। अब यहां पे यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड सो कॉल्ड नहीं है, और पॉपुलेशन का मतलब हिंदुस्तान की आबादी नहीं है। तो अगर आपके स्कूल में, आपके सेक्शन में देयर आर 43 स्टूडेंट्स, एक एक बच्चे का ब्लड सैंपल लिया गया ब्लड ग्रुप जानने के लिए, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? सेंसस। बट 20% बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया, पता लग गया मेजॉरिटी का बी पॉजिटिव है, तो स्कूल में एक ब्लड बैंक खोला जा रहा है, तो उसमें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा रखवाएंगे कि मार और खा के आए कम से कम, तो वो वाला ब्लड मिल जाए। तो 20% लोगों का ही एनालिसिस किया, इट इज व्हाट?
सैम्पलिंग। तो टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है सोच के कि बच्चे पूरा करेंगे सेंसस स्टाइल, और कुछ बच्चे उसको सैम्पलिंग स्टाइल करते हैं, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो, ये छोड़ दो। समझे कि नहीं समझे? पक्का कंफर्म? घर में मम्मी खाना बनाएंगी तो सेंसस की तरह खाएंगे, रुकेंगे नहीं। शादी ब्याह में जाएंगे, जो जो अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा सब चलेंगे, दैट इज सैम्पलिंग। घर में 5 बच्चे थे, बदमाशी कर रहे थे, दादी माँ ने 5 को सूता कायदे से, इट्स सेंसेस। 2 को सूद दिया, 3 अपने आप सुधर गए, दैट इज सैम्पलिंग। समझे बच्चों की नहीं समझे? पक्का? यूनिवर्स का मतलब क्लियर हो गया? कंफर्म? तो जो मैंने 2-4 बातें लिखी हैं, जरा झटपट आप भी इसको प्लीज लिख लें। मान लेते हैं बच्चों सैमसंग अपने प्लांट में आज 1000 फोन्स मैन्युफैक्चर करेगा, S23 अल्ट्रा डायनेमिक सुपर रिच ब्यूटीफुल। समझ में आ गया? ये ड्रॉप टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉप टेस्ट। क्या होता है ड्रॉप टेस्ट? सर 1 बूंद पानी चुआएंगे। अरे नहीं भाई, एक पर्टिकुलर हाइट से फोर्स से फोन को फेंका जाता है। अगर उसकी स्क्रीन टूट गई, इसका मतलब वो सही नहीं है, और अगर फेंकने के बाद, उठाने के बाद वो ऑन हो गया, फंक्शनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक ठाक मैन्युफैक्चर किया गया है, बाजार में भेज दिया जाएगा। एक एक फोन की टेस्टिंग होती है बच्चों, एक एक फोन की। इसीलिए फोन्स महंगे होते हैं, टाइम देना पड़ता है, स्टाफ लगाना पड़ता है। गॉट इट क्लियर? बट ये जो इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वीवो, ओप्पो, ये लोग क्या करते हैं पता है? 30% फोन्स का ड्रॉप टेस्ट करते हैं बस। कितना? 30%। अगर वो 30% में पता लग गया कि खराबी नहीं है, तो मान लेते हैं कि कोई खराब नहीं है। व्हाट दे डू? सैम्पलिंग। सैमसंग क्या कर रहा है? सैमसंग सैम्पलिंग नहीं कर रहा, वो सेंसस कर रहे हैं। एक एक फोन का ड्रॉप टेस्ट करें, एक एक फोन का। ऐसे ही एप्पल वाले भी करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो उसमें लॉस तो ज्यादा होता है। वो तो आपसे वसूलते हैं ना पैसा, ऐसे तो 1.5 लाख का फोन बेच रहे हैं। गॉट इट? तो अगर आपने सैमसंग की एम सीरीज खरीदी 16,000 का फोन, वो 16,000 आपसे लेते हैं, 80,000 में आपका डेटा बेचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे उन्होंने 96,000 वसूल लिए। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 1.25 लाख का फोन, वो डेटा नहीं बेचते आपका उसमें। तो नॉक्स लेवल सिक्योरिटी जो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में मिलेगी, हर लेवल पे नॉक्स है। व्हाट इट क्लियर? बट जो सस्ते फोन है उस पे सिर्फ बूट पे नॉक्स है, बाकी कहीं नॉक्स नहीं। और जो आप आई एग्री ठोके रहते हैं ना, वो आप अपने आप को खुद नुमाइश में लगा रहे हैं एग्जीबिशन में, और खुद यू आर सेलिंग योर सेल्फ। सर आई एग्री के बिना कोई ऐप भी तो नहीं शुरू कर तो वो आप डेटा ही बेच रहे हैं बेसिकली अपना खुद से। चलिए डू इट चिल्ड्रन क्विकली। तो सबको ये समझ में आ गया, समवेयर ओनली सेंसस इज यूज्ड एंड समवेयर ओनली सैम्पलिंग इज यूज्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेंसस से। इट इज अ मेथड इन विच रिक्वायर्ड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट कॉन्स्टिट्यूटिंग द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो बच्चों पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब लिख लीजिए आप, स्पैन और एरिया ऑफ डेटा कलेक्शन। सो आपके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती होंगी बच्चों। रेड हाउस कैप्टन क्लास में आते हैं 8th 9th 10th 11th 12th, और कुछ बच्चों को जो देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, कुछ एकदम सीख की तरह हैं, फूंक दिए तो उड़ जाए, उनको नहीं दौड़ाएंगे। पता लगा आंधी आई वो उड़ गए। कुछ इतने हैवी ड्यूटी हैं, सुमो रेसलर लग रहे हैं, उनको भी नहीं पकड़ेंगे। जो लग रहा है ठीक ठाक दौड़ लेंगे उनको ले जाएंगे। व्हाट दे डिड? सैम्पलिंग। बट अगर उन्होंने बोला 8th क्लास से 12th क्लास तक सारे रेड हाउस वाले चलो प्रैक्टिस करो और देखें कि आप 100 मीटर कितनी देर में दौड़ पाते हैं, एक एक बच्चे को दौड़ाया, इट इज सेंसेस। उसमें से जो बेस्ट निकलेगा फिर उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, स्टेमिना बनवाएंगे, 2 महीने बाद स्पोर्ट्स है, और हीट्स में जो क्वालिफाई करेगा वो दौड़ेगा। तो दैट इज सैम्पलिंग। समझ में आ गया? पक्का? तो आप एक एक घर में अपने मोहल्ले में गए और पूछ रहे हैं, आंटी आपका बच्चा होमवर्क करता है, आपका बच्चा होमवर्क करता है, आपका बच्चा होमवर्क करता है। पूरे मोहल्ले में आपने खबर ले ली, आपको पता लगा 98% बच्चे होमवर्क नहीं करते। यू फेल्ट वेरी हैप्पी कि आप 2% में हैं, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, जीवन में तरक्की बहुत ऊंची कर जाएंगे। ओके, तो एक एक घर का आपने डेटा कलेक्ट किया चिल्ड्रन, इट इज सेंसस। आपने 1000 घरों में से सिर्फ 100 घरों का डेटा कलेक्ट किया, और पता लगा 98% बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब बाकी 900 में भी 98% होमवर्क नहीं कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए, सो इज दिस अंडरस्टूड चिल्ड्रन?
तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक 2000 बच्चों को हम टेस्ट कराएंगे और सबसे उस कोल्ड ड्रिंक के बारे में फीडबैक लेंगे। इट इज नोन एज, सबसे फीडबैक लेंगे, सेंसस। ठीक है, रेलवे ट्रेन में ट्रैवल किया होगा आपने बच्चों, वो सफाई कर्मचारी जो होते हैं आपसे आके फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, क्या सबसे भरवाते हैं? जितने लोग कोच में होते हैं, जिनकी जेब में पेन लगा होता है पहले उनको पकड़ते हैं, जो देखने में थोड़े एजुकेटेड ठीक ठाक लग रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ लोगों को ही पकड़ते हैं, सबको नहीं पकड़ते। इट इज सैम्पलिंग। बट टीटी अंकल टिकट सबका चेक करते हैं। व्हाट ही इज डूइंग, वो सेंसस कर रहे हैं। ओके, तो सेंसस मेथड एग्जैक्टली यूज कहां पे होता है? जहां पे हेट्रोजीनियस वैरायटी ऑफ डेटा हो, जहां पे आपका बहुत ज्यादा ट्रेंड स्टाफ है, कोई स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं है, खर्चे की भी कोई इशू नहीं है, आप बहुत खर्च कर सकते हैं। तो कंट्री की जो पॉपुलेशन नोट की जाती है ना, उसमें सेंसस मेथड चलता है बच्चों। इसीलिए उसका नाम है सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, या सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बेसिकली। व्हाट इट? तो पॉपुलेशन शब्द का मतलब सबको क्लियर हो गया? टोटल जितने लोग होंगे। तो क्लास में टीचर ने 6 बच्चों को पूछा, ये टॉपिक पढ़ाया गया था, होमवर्क कंप्लीट है? ऑल 6 सेड यस। टीचर मान लेगा पूरी क्लास का कंप्लीट है। 6 में से 4 आर सेइंग यस, टीचर वुड अज्यूम कि 75% बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके लाए हैं। और अगर एक 6 में से कोई बोला सर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, टीचर कहेगा कोई बात नहीं, आगे पढ़ लो बेटा, क्योंकि अगर डांट वाट दिया, सुसाइड कर ली तो जेल चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो पढ़ो तो अच्छा, ना पढ़ो तो और अच्छा। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए, तो सेंसस मेथड कहां पे यूज होता है? जहां पे पॉपुलेशन या टोटल प्रोडक्शन, जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, जहां पे रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए, जहां पे बायस्ड एकदम कम हो, ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सेंसस मेथड। तो प्लीज ये 5 पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए, हेडिंग लिखकर, suitability of census method. So where we need to estimate total population, total production, and where we need accuracy in data, we want that our collected data should be super highly reliable and less biased होना चाहिए। तो क्या चलेगा? सेंसस। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो एक बात जानते होंगे, जब आप बिजनेस एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं, या 50% को रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं बाकी भी ऐसे ही होगा? एक एक तो आप क्या कर रहे हैं? सेंसस। समझ में आ गया? और जो नहीं पढ़ के जाते एग्जाम में, दाएं बाएं चीटिंग करके जितना लिख पाए लिख लिए। सैम्पलिंग। आप एक हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, और आपको ताजमहल का सर्वे करना है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट साइट डिक्लेयर करना है। और अगर डेटा आपका सही हुआ तो आपको सो कॉल्ड दूसरी कंट्रीज बहुत पैसा भी देंगी उसको मेंटेन करने के लिए। तो आप एक एक टाइल, एक एक मार्बल के पत्थर को ध्यान से स्टडी करेंगे, या 20% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड इन ताजमहल स्टडी करेंगे बस? एक एक टाइल, एक एक मार्बल, एक एक कोना कोना, कुछ नहीं छोड़ेंगे आप। यू हैपन टू डू चिल्ड्रन? सेंसस। समझ में आ गया? तो मम्मी घर में एक एक इंसान से पूछूं खाना खा लिया नहीं खाया, ठीक है अब जाके सो जाओ, इट इज सेंसस। बट अगर फैमिली में 20 लोग हैं तो उसे घर ना बोल के डिस्ट्रिक्ट बोल दिया जाए पहले, तो बहुत बड़ा जिला है ये। तो मम्मी ने सोचा भाई 5 लोगों ने खाना खा लिया, इसका मतलब बाकी 15 ने भी खा ही लिया होगा। समझ में आया? तो मम्मी को घर में सबकी चिंता होती है, सेंसस। आप ठहरे मतलब ही सिर्फ अपनी चिंता और अपने पापा की चिंता, और किसी की चिंता नहीं। इट इज सैम्पलिंग। समझ गए कि नहीं? पक्का? चलिए डन चलन। तो जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया होता है बच्चों, वो एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन देता है पॉपुलेशन के ऊपर, एज, जेंडर कॉम्पोजिशन, किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है लोग, कौन प्राइमरी सेक्टर में है, खेती बाड़ी वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कौन सेकेंडरी सेक्टर में है, एंड कौन सर्विस सेक्टर में है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। ये सारा डेटा अभी आपके घर में कुछ लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे। वो लोग आए हैं NSSO से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, और डेटा कलेक्ट करके किसको देते हैं बच्चों? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये उसका मीन मीडियन मोड निकलते रहते हैं आगे। समझ में आ गई बात चलन? पक्का? What are the demerits of this and merits of this? ये लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। द मेरिट्स आर कि भाई डायरेक्ट मिल रहा है डेटा आपको,
तो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत हाई है। बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स चिल्ड्रन। तो डीमेरिट क्या है? इट इज वेरी कॉस्टली। कॉस्टली, टाइम बहुत ज्यादा खपेगा, एंड इट रिक्वायर्स अ टीम ऑफ ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स। तो अगर इतने एन्यूमरेटर्स हमारे पास नहीं है तो सेंसस मेथड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? पीवीआर ने आपको टिकट बेचा और टिकट बेचते टाइम खाने पीने के सामान की बुकिंग के लिए भी आपको लालच दिया 50 रुपए का। पीवीआर का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सो कॉल्ड ट्रेनिंग दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, और उनको एक चीज नजर आ रही है कि सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज 80% लोग प्री ऑर्डर नहीं करते हैं। प्री ऑर्डर नहीं करते। क्यों? इनको विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। बट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड ऑल दैट, यहां पे 90% से ज्यादा लोग प्री ऑर्डर करते हैं। समझ में आ गई बात? तो दोनों जगह का इन्होंने डेटा एनालाइज किया, और जो जो इंसान जो जो चीजें ऑर्डर कर रहा है, एक एक आदमी का डेटा ट्रैक कर रहे हैं। कौन पॉपकॉर्न खाता है, कौन क्या खाता है। एज देखी तो ये देखा गया कि जो यंग जनरेशन आती है मूवी देखने, लेटेस्ट से 15 साल से लेकर 25 साल तक, ये पॉपकॉर्न ज्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी ज्यादा लेते हैं, बर्गर भी ज्यादा खाते हैं, पिज्जा भी ज्यादा खाते हैं। और जो 30 या 28 से 40 के एज ब्रैकेट के लोग हैं, मैक्सिमम लोगों की शादी हो जाती है उस उम्र में, और उनके चिबिल्ली टाइप चवन्नी अठन्नी छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं, थोड़े बड़े। और व्हाट इट क्लियर, इनका सबसे ज्यादा कंजम्पशन पॉपकॉर्न का है। कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन नेग्लिजिबल है। अब ऐसा क्यों है? इसमें काफी लोग डायबिटीज हैं, और प्लस इनके चिबिल्ली चिबिल्ली चवन्नी अठन्नी बच्चे हैं। इनको मूवी नहीं देखनी है, इनको सिर्फ अपने पिताजी माताजी का खून जलाना है और 550 रुपए का पॉपकॉर्न का बाल्टा खरीदना है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कल मैं भी गया था मूवी देखने, तो उसने बोला, लेडी वॉज देयर, सर ये अनलिमिटेड रिफिल है। मैंने कहा है अनलिमिटेड? तो मैंने उनकी प्लास्टिक की ट्रे ली, उस पर टिश्यू पेपर बिछाया, पूरा उसमें पोर कर दिया, हमने फिर भरो इसको। एंड वी वर अ फैमिली ऑफ 12, मतलब 4 फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, 10-12 लोग थे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि और खरीदना, दिमाग खराब हो गया क्या? 550 रुपए का पॉपकॉर्न है, बाजार में 50 रुपए का मिलता है। 4 बार रिफिल करा लिया बच्चों उसी को। फिर उसने 6 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी। मैंने कहा क्यों मना करेंगे, अनलिमिटेड रिफिल था। सर वीकेंड्स पर होता है कोल्ड ड्रिंक में अनलिमिटेड रिफिल। कोल्ड ड्रिंक में अनलिमिटेड रिफिल था, तो उसने कहा 6 कोल्ड ड्रिंक ऑफर करो। दिमाग खराब है, स्टैट्स का टीचर हूं भाई, कोल्ड ड्रिंक क्यों हम 6 लेंगे, बस तुम 2 लो। द लेडी सेड, सर बिल हो चुका है। मैंने कहा 2 लोग डायबिटीज निकलना है, क्या करें बताइए? अगर उम्र का कोल्ड ड्रिंक भी क्या आपके ऊपर धारा 307 लग जाएगी। तो शी कैंसिल्ड द बिल एंड रिफंड द मनी। मैं टीचर था, नुकसान कैसे कराऊं किसी का? तो 2 कोल्ड ड्रिंक ले ली, 3 बार उसको भी रिफिल करा लिया। समझ में आ गया? प्लस जहां टिकट बुक कराई थी, पता लगा रिक्लाइनर सीट खाली है, वहां जाके फ्री में बैठ गए, तो वो भी प्रॉफिट हो गया। तो अब ये डेटा, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये डेटा सो कॉल्ड पीवीआर यूज करता है कि 35 से 50 साल के जो लोग हैं, इनके यहाँ पॉपकॉर्न की खपत ज्यादा है, तो इनको अनलिमिटेड ऑफर दे दो। इनको एक बार आदत लग जाएगी पॉपकॉर्न खाने की, तो हम 550 का इनको पॉपकॉर्न बेचेंगे, ये 200 रुपए का बर्गर नहीं लेंगे। समझ में आ गया? और पॉपकॉर्न में प्रॉफिट ज्यादा है, बच भी गया तो अगले दिन यूज हो जाएगा, बट बर्गर अगले दिन यूज नहीं होगा। तो बच्चों, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं जो डेटा इस्तेमाल ना करता हो, हर जना डेटा इस्तेमाल करता है। तो एक एक आदमी की ट्रैकिंग कर रहे हैं, और 35 से 50 साल वालों के मोबाइल पे ऑफर जा रहा है, पॉपकॉर्न एक के साथ एक फ्री। बट 18 से 25, 15 से 25 साल वालों के मोबाइल पे ऑफर क्या जा रहा है? बर्गर एक पे एक फ्री। क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स बर्गर की हैं, तो पॉपकॉर्न वाला नोटिफिकेशन देने से कोई फायदा है ही नहीं। तो एक एक आदमी का डेटा ये लोग एनालाइज करते हैं और नोटिफिकेशंस आपको भेजते हैं। Got it? आप Amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदिए, वैसे और प्रोडक्ट के नोटिफिकेशन आपको आएंगे, बट जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं आएगा। तो क्या कर रहे हैं? ये भी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और हर इंसान के मोबाइल पे अलग ऑफर है, हर इंसान के मोबाइल पे अलग अलग नोटिफिकेशन जाते हैं, तो एक एक आदमी को ट्रैक कर रहे हैं लोग। कौन ट्रैक कर रहा है? लोग नहीं होते, अब ऑटोबोट्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इनको इस तरह से बना दिया गया है। दे आर डूइंग सेंसस, बेसिकली व्हाट? सेंसस। समझ में आ गया? लखनऊ में शॉपिंग मॉल के अंदर बेंटले और रोल्स रॉयस खड़ी रहती है, क्योंकि वहां के लोग थोड़े हाई लेवल इनकम वाले हैं। प्रतापगढ़ में बेंटले और रोल्स रॉयस लेके जाएंगे, वहां ऑल्टो 800 लगाई जाती है डिस्प्ले पे, क्योंकि भाई डेटा की वहां पे उस तरह के ही लोग हैं। समझ में आया कि नहीं? गॉट इट क्लियर? तो बेंटले और रोल्स रॉयस लखनऊ में खरीदने वाले 100 लोग होंगे,
प्रतापगढ़ में एक आदमी या 2 आदमी होगा तो उनके लिए हम डिस्प्ले नहीं लगाएंगे। सो बच्चों समझ में आ गया कहां पे सेंसस काम आता है? कंफर्म। तो जब मैं आपको पढ़ाता हूं मैं एक एक बच्चे से पूछता हूं भाई समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? इट इज सेंसस। बट 2 लोग से पूछ लिया, दे सेड नो, तो आई अज्यूम की जय माता दी, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो ये बात क्लियर होगी बच्चों। तो व्हाट इज सैम्पलिंग? अ स्मॉल पार्ट वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा, मान लेंगे कि पूरे सो कॉल्ड यूनिवर्स का, पूरी पॉपुलेशन का वही रिजल्टेंट है। तो 25 ml ब्लड वो दादाजी का ले गए और बता दिया दैट दादाजी इज डायबिटीज फ्री। तो उस 25 सैंपल में अगर डायबिटीज के लक्षण नहीं मिले, मतलब दादाजी की पूरी बॉडी में डायबिटीज, सर हो सकता है लेफ्ट हैंड में डायबिटीज हो, ऐसा थोड़ा होता है। समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं? पक्का। बट मोहल्ले में गुप्ता जी रहते थे, उन्होंने सो कॉल्ड डॉक्टर से बोला हमें हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, एक वेन निकाल के ऑपरेट कर दो। डॉक्टर ने उन्हीं की बात सुनी, बाकी 2 वेन में ब्लॉकेज था, इसमें था ही नहीं ब्लॉकेज। और 3 दिन बाद उन्हें पड़ गए, 13 दिन बाद पार्टी होगी घर में। समझ में आई बात की नहीं? तो जब हार्ट सर्जरी किसी की होती है तो जहां जहां ब्लॉकेज होगा सब हटाएंगे, या 3 आर्टरी में 2 हटा देंगे, मान लेंगे तीसरे में अपने आप हट गया, तो वहां पे डॉक्टर क्या अप्लाई करेगा? सेंसेस। डॉक्टर जब आता है पेशेंट्स को देखने, जनरल वार्ड में 50 पेशेंट्स जमा है, मतलब एडमिट है, 10 की स्टडी कर ली, मान लेंगे बाकी 40 भी वही है, एक एक की स्टडी करेगा, तो क्या है ये? सेंसस है। ठीक बच्चों, गॉट इट? समझ गए सब लोग? चलिए, तो कहां पे इसको यूज किया जाता है, सब लोग लिख लें। फर्स्ट, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। सेकंड, द कंटेंट इज होमोजीनियस। थर्ड चिल्ड्रन, it's economical, time saving. Fourth, it is convenient and more scientific. 10% का डेटा आपने एनालाइज कर लिया, मान के चलेंगे कि बाकी भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। बट इसका भी एक डीमेरिट है चिल्ड्रन। यूज और मेरिट्स एक ही हो गए, यहां पे कोई खास फर्क नहीं है। व्हाट इज द डीमेरिट? अगर आपने सैंपल ठीक नहीं सेलेक्ट किया, आपको आईक्यू नोट करना है बच्चों का, एनालाइज करना है, आपने सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों से रिव्यू लिया, नॉन मैथ्स सब्जेक्ट सोशल साइंसेस वाले बच्चों को आपने पूछा ही नहीं, क्या आपका एनालिसिस ऑफ स्टडी ठीक होगा चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला डीमेरिट, आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए सैंपल का, वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आई रिपीट, वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। फूड हैबिट्स के ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करना है, और आपने सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोगों को पकड़ लिया, क्या आप सही आंसर जान पाएंगे? नॉट एट ऑल। सो डीमेरिट में पहला पॉइंट लिख लिया बच्चों ने? लिख लीजिए झटपट। चलिए, सो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए, तो अब बच्चों सैम्पलिंग में आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मेरे सीबीएसई वाले वीडियोस में आपको मिलेगा। सैम्पलिंग के भी बड़े तरीके होते हैं। आपके घर में कंस्ट्रक्शन है और आपने एक रिसेंटली बीटेक सिविल इंजीनियर को हायर किया कि भाई हमारे घर में 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करा दो, 10 रूम्स का, हम हॉस्टल खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए। अब आप चले गए मेसन वर्कर, दैट इज लेबरर को पकड़ने चौराहे से। यू फाउंड दैट देयर वर टोटल 100 पीपल पाइल्ड अप। आपने 100 में से कुछ 10 पकड़ लिए। इट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। व्हाट? बट आपने कहा ये जो 100 है ना, इसमें से 25 तो जरा साइड में हो लो, वो थोड़े सीखिया टाइप थे, वो ईटा भी ना उठा पाएंगे ठीक से। तो आपने बाकी 75 में से चिल्ड्रन 10 चूज कर लिए। ये होती है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। 25 लोगों को तो आपने कंपटीशन में आने ही नहीं दिया। तो कौन बनेगा करोड़पति में? एनी इंडियन सिटीजन कैन पार्टिसिपेट। 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा। सोनी लिव वालों ने 2,500 लोगों की 4 कैटेगरीज बना दी। गॉट इट? और हर कैटेगरी में 100 लोगों को चूज कर लिया। तो टोटल कितने लोगों को चूज किया बच्चों? 400 का एक भयंकर सा टेस्ट कराया, जिसमें से सामने आए सिर्फ 40। 360 एलिमिनेटेड। 40 में से मुंबई बुलाकर फिर एक क्विज कराया, और फाइनली कितनों को सेलेक्ट किया? 10। तेज उंगली यही खेलेंगे, फास्टेस्ट फिंगर। समझ में आ गया?
तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तेज उंगली प्रथम, यही खेलेंगे। खोपड़े में बात गई। अब यहां पे इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो सोनी लिव के एम्प्लॉइज हैं और उनके फर्स्ट रिलेशन, वाइफ, बच्चे, माता पिता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। गॉट इट क्लियर? दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। समझ में आया? तो आपके घर में पूजा पाठ है, भंडारा है, सबको मोहल्ले में बुला लिया। इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। शर्मा जी और गुप्ता जी बहुत चतुर, उनको नहीं बुलाएंगे हम। इट इज रेस्ट्रिक्टेड। समझ में आ गया? तो ये सैंपलिंग के जो टाइप्स वगैरह हैं, ये आपके आईएससी के सिलेबस में है नहीं, बट फॉर योर नॉलेज पर्पसेस चिल्ड्रन, प्लीज हैव अ ग्लांस लुक टू दोज वीडियोस ऑफ माइन। समझ में आ गई बात? चलिए, everybody is supposed to put the heading in their copy, children. Organization of data. घर में ढेर सारा सामान आ गया, भाजी, तरकारी, जूते, चप्पल, कपड़े, लत्ते, सब, और सब डाइनिंग टेबल में रख दिया गया। इज इट ऑर्गेनाइज्ड चिल्ड्रन? नो। खाने पीने का सामान किचन में या रेफ्रिजरेटर में रखिए। कपड़े जो हैं वो अलमेरा, जो कबर्ड है आपके रूम में, वहां रखिए। शूज को शू स्टैंड में रखाइए। तो हर चीज अपनी जगह पे चली जाए। दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक फॉर्म। तो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ ली जाए। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ कंडेंस्ड फॉर्म एंड प्रॉपर एंड सुटेबल ग्रुपिंग थ्रू क्लासिफिकेशन एंड टैब्यूलेशन। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कॉम्पोजिशन दिखाना चाहूंगा। चलो जस्ट होल्ड ऑन। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जांपल है, पढ़ा हुआ आपने ये बेसिक टर्म्स में, 11th क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फिर पढ़ाऊंगा आपको अगले साल 12th में। ये बड़ा तरीके से लिखा गया है, यस और नो? बड़े तरीके से लिखा गया है। तो आप इसको ऑर्गेनाइज बोल सकते हैं। टेबल के फॉर्म में है तो टैब्यूलेशन। फर्स्ट कॉलम इज यूनिट्स ऑफ बर्गर, सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी, एंड थर्ड इज टोटल यूटिलिटी। तो क्लासिफाइड भी अलग अलग क्लासेस में क्रिएट किया है। सबको नजर आ गया? Then again the content is available. Table number 4.01, data of buildings classified in the city of Timbuktu मिला। The first column indicates what is called as area, administrative block, urban block and rural block. Inhabitant, habitant, under construction, uninhabited and total। तो आपको ये एकदम तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है या घजड़ बजड़ टाइप है? तरीके से। इसी को आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। ये होता कैसे है मैं आपको सिखा जरूर दूंगा, परेशान मत होइएगा। अगेन चिल्ड्रन, एक और डेटा आपको मिलेगा, टेबल 4.02, डेटा ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो वर्किंग लोग रूरल एरिया में 31 और अर्बन में कितने चिल्ड्रन? 9, टोटल 40। तो कहां पे ज्यादा कामचोर है? हाँ, पबजी खेल ले। नॉन वर्किंग इन रूरल एरिया कितने चल रहे हैं? 43, और अर्बन में कितने हैं? और टोटल कितने हैं? 62। हाँ, इसमें कामचोर रूरल एरिया में चले गए क्योंकि अर्बन वाले गांव में चले हैं, उनको पबजी खिला रहे हैं अब ये। तो टोटल पॉपुलेशन रूरल एरिया में 74 करोड़ पीपल, अर्बन में 28 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन 102 करोड़। अब ये डेटा जब अमेरिकन्स देखेंगे तो कहेंगे कि इंडिया में ज्यादातर लोग कहां पे रिसाइड करते हैं चिल्ड्रन? रूरल एरिया में। तो चलो यहाँ आईफोन का प्लांट लगाते हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग सस्ते में मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, आई वांट कि आप इस चीज को लिख दें तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा समझ में आएगा। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. In a class of 40 students who appeared in economics terminal exam, which was of 50 marks, following scores were available. एक बच्चे के 32 मार्क्स आए, 26, 26, 41 एंड ऑल। नजर आ रहा है? कुशल जी, आप बकवास भोग चुके हो तो ध्यान दें जरा। टैबुलेट द अबव इन वेरियस फॉर्म्स। खोपड़े में बात गई। इस क्वेश्चन को बच्चों कॉपी करें, फिर मैं आपको इसका टैबुलेशन सिखाता हूं कि हमारे आपके मतलब के लिए ये किस फॉर्म में टैबुलेट होते हैं। क्विकली चलो। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? यू पीपल आर नॉट सो कॉल्ड स्मॉल बेबीज।
आपने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स क्लास 6-7 से पढ़ना स्टार्ट किया था, बट ये सीरीज का कंस्ट्रक्शन बच्चे भूल जाते हैं, तो आई थॉट कि इसको मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला टैबुलेशन जो होगा ना बच्चों, ये इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में होगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने मार्क्स को x मान लिया, व्हाट x, और 0-1 सबसे पहले आया बच्चों और 49 एकदम लास्ट में आया। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इट कुड बी असेंडिंग, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, डी से बड़े से छोटा। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो दिस इज माय इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है बच्चों और जगह आपके पास ज्यादा नहीं है, स्टॉक रिकॉर्ड्स आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजें आपको लिखनी है, तो यू कैन गो फॉर व्हाट इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। तो आप देख लीजिए डिस्क्रीट है क्या। मार्क्स हैव बीन कंसिडर्ड एज x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रिपीट हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज f, फ्रीक्वेंसी। लॉजिक समझ में आ गया। तो 1 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा, 3 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा, 4 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा, 9 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे, 12 मार्क्स लाने वाले एक, एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चों नजर आ रहा होगा 33 मार्क्स लाने वाले कितने, 5 बच्चे हैं। तो पीपल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट का मतलब समझ गए। तो अगर मैं आपको ये होमवर्क दूं तो आप कर लेंगे। चलिए, तो इंडिविजुअल बनाएंगे आप होमवर्क में, डिस्क्रीट बनाएंगे। और आखिरी प्रजाति कौन सी है सर, कंटिन्यूअस। ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल आपके लिए खोल दिया मैंने। कंटिन्यूअस में बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहला इट इज एक्सक्लूसिव, सेकंड इज इंक्लूसिव, फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू सीरीज, ओपन एंडेड, अगेन ओपन एंडेड, कंटिन्यूअस में फिर लेस देन सीरीज और फिर मोर देन। तो सिर्फ कंटिन्यूअस की कितनी वैरायटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हैं। जब आप इन सीरीज को बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, मीन, मीडियन, मोड कुछ भी हो, इट बिकम्स डैम इजी अप्रोच। गॉट इट। तो होमवर्क में आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट बनाएंगे, ठीक है। हम साथ साथ हैं कंटिन्यूअस के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सक्लूसिव, मैं आपको मीनिंग समझा दूं। 0-10 नजर आ रहा है, 0 is called as the lower limit children and 10 is called as the upper limit. अब 0 to 10 का मतलब होता है कि किसी बच्चे के अगर 10 मार्क्स आएंगे बच्चों तो वो 10 to 20 के अंदर आएगा, 0 to 10 में नहीं आएगा। तो 10 यहां पे लिखा जरूर है बट 10 मार्क्स यहां पे एक्सक्लूड हो जाएंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव। यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम कम है चिल्ड्रन, साफ साफ नजर आ रहा है। 0 to 9 है तो सब इसके अंदर आ जाएंगे, 10 to 19 नीचे है तो वो नीचे वाली सीरीज में चला जाएगा। गॉट इट क्लियर। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझ में आ गया। तो इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं उसका एक रीजन और समझ लीजिए। 0 to 9 सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे, 10 to 19 सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे, 20 to 29 सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे, 30 to 39 सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव की कहानी समझ में आ गई बच्चों, पक्का। एक बात और आप गौर से देखिए बच्चों, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and so on, the gap is same or different? Same. It could be different children. 0 to 5, 5 का गैप, 6 to 20, 15 का गैप हो गया, 20 to 30 सिर्फ 10 का गैप, और 30 to 50 20 का गैप। तो इसे आप क्या बोलेंगे, अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या निकले, क्या मतलब, सब निकल आएगा, सब निकल आएगा। 0 + 10 कितना होता है बच्चों, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। व्हाट इज 10 + 20, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। 20 + 30 इज व्हाट, डिवाइडेड बाय 2 25। हमने सबकी मिड वैल्यूज लिख ली, दिस इज कॉल्ड एज मिड वैल्यू सीरीज। ये चारों समझ में आ गई कंटिन्यूअस। तो पुट देम इन योर क्लास वर्क कॉपी चिल्ड्रन। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल आपका होमवर्क है, फिर मैं आपको 4 और बनवाता हूं। चलिए, तो बच्चों अगली कहानी मेरी जुबानी आपके सामने सबको नजर आ जानी है। ओपन एंडेड सीरीज, ये क्या होता है सर? ओपन एंडेड सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है
जहां पे आपको स्टार्टिंग में तो क्लास इंटरवल सो कॉल्ड स्टार्टिंग और एंड का डिजिट दिया होगा, हाँ ये इक्वल इनइक्वल कुछ भी हो सकता है, ओके, बट लास्ट में जब वी मेट, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। आपने डीडीएलजे मूवी देखी होगी, अमरीश पुरी काजोल को लास्ट में बोलता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जहां जाना है जा आवारा बन जा, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही मूवी खत्म होने वाली है, तो वो डायलॉग ओपन एंडेड सीरीज का जिक्र कर रहा था। तो आई कैन लिंक कंप्लीट बॉलीवुड टू माय क्लासरूम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मम्मी को जब आपके ऊपर गुस्सा आता है, पापा गुस्सा होता है, बोलते हैं ना जाओ 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 अपनी करनी जाओ करो, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? दे आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंडेड सीरीज। समझे कि नहीं? और हो सकता है आपकी मम्मी बोले अच्छा आ गए, पता ही नहीं कहाँ थे पिछले 3 दिन से। तो स्टार्टिंग का एरिया अगर पता नहीं, स्टार्ट पॉइंट क्या है तो भी ओपन एंडेड, एंड पॉइंट क्या है तो भी ओपन एंडेड। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? घर से बच्चा निकला अभी तक वापिस ही नहीं आया, 40 एंड अबव, पता नहीं कब गया था बट अब आ गया है, इट इज बिलो 10। समझ गए व्हाट इज ओपन एंडेड चिल्ड्रन? चलिए, और लेस देन में और मोर देन में बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दर्शन मैं आपको एक बार करा दूं जरा। सो व्हाट इज 9 + 3 चिल्ड्रन? 12. 9 + 3 + 4 is what? 16. 9 + 3 + 4 + 12 is what? 28. And so on. सर ये काम कहां पे आती है? जब अभी मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा तो उसमें आपने शायद सुना होगा समथिंग इज बार ग्राफ, आपने कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सुना होगा। समझ में आ गया? कुछ फ्री हैंड बनता है, कुछ वो लाइंस खींची जाती हैं, उसको भी बोलते हैं। आपने ओजाइव सुना होगा, तो ओजाइव ओगिव नहीं होता है, ओजाइव जो होता है ना वो मोर देन और लेस देन से ही बनता है, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। सर इसको बनाने से फायदा क्या होता है? इसको बनाने से बच्चों फायदा, स्टैटिस्टिक्स में तो स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाते हैं, बट रियल लाइफ में मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपको इस क्लासिफिकेशन में कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं बच्चों? एम। स्टॉक मार्केट का एक टेक्निकल एनालिसिस होता है बच्चों, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। किसी कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर आप देखें और पता लगाएं उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कितना दिया, दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस, दिस इज फंडामेंटल। गॉट इट क्लियर? बट ये जो प्राइस मूवमेंट का डायग्राम बनता है ना बच्चों, इससे भी एनालिसिस होता है। देखो एम बन रहा है ना, फिर एम बन रहा है, फिर एम बन रहा है, तो थोड़ी देर बाद फिर एम बनेगा, मतलब दाम बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो जब घटेगा हम खरीद लेंगे और फिर बढ़ेगा तो हम बेच देंगे। दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट? टेक्निकल एनालिसिस। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? समझ में आ गया? तो जब हार्ट सर्जरी डॉक्टर्स को सिखाई जाती है तो हर डॉक्टर के मन में एक क्वेश्चन आता है, जो वो एमएस और एमडी का प्रोग्राम करते हैं, ये जो ब्लॉक था वो तो हटा दिया, अब वहां क्या प्लास्टिक का पाइप लगाएंगे? नो। तो जो आपका फीट होता है ना घुटने के नीचे बच्चों, उसके बैक साइड में ढेर सारी भगवान ने फ्री की वेन्स और आर्टरीज स्टॉक में रखी हुई हैं, वहीं से काट के जोड़ दिया जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? क्या? हाँ, पैर से ही निकाली जाती है वेन बेसिकली, दिमाग से निकाल लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? प्लस साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, अगर आप यंग एज में योगा वगैरह स्टार्ट कर दें तो आपकी बॉडी में घी तेल खा भी लेंगे तो क्लॉटिंग जो जनरली 50-55 साल में आती है वो शायद 80 साल में हो, और तब तक शायद पुनर्जन्म होने वाला हो। लॉजिक समझ में आ गया? तो बाबा रामदेव जी ने योगा वगैरह प्रमोट किया और WHO ने भी इसको देखा, तो नेचुरोपैथी बन गई कि अगर आपका एक्सरसाइज योगा वगैरह ठीक है तो आपको ये सब समस्याएं कभी होंगी नहीं। अब ये मेडिकल साइंस नहीं बताता, मेडिकल साइंस तो भाई बीमारी का इलाज बस यही है, नेचुरोपैथी थोड़ा बताता है मेडिकल साइंस, तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस। खोपड़े में बात गई? लोग भूत प्रेत चुड़ैल में विश्वास करते होंगे, होता है होता है होता है, बट साइंटिफिकली उसको नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। व्हाट? नेगेटिव एनर्जी। आप किसी के घर में जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, और किसी का तो चेहरा देखना पसंद नहीं है, मतलब मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, है व्हाट इट क्लियर? तो आप समझ लीजिए वो आपके लिए भूत प्रेत चुड़ैल है। समझ में आया कि नहीं आया?
गॉट इट क्लियर। हो सकता है बुआ का बेटा या बेटी आपकी उससे सो कॉल रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, बट मौसी जी की बेटी जो है ना वो एक आंख नहीं भाती सर। क्यों नहीं भाती? अचार बहुत खाती है सर वो। समझ में आ गई बात? अब हो सकता है भाई कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स मिलती है किसी से, वाइब्स वाइफ नहीं वाइब्स किसी से मिलती है और किसी से नहीं मिलती है। एक आवारा लड़का, दूसरा आवारा लड़का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। समझ में आ? क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है, डेंसिटी सेम हो रही है, इसीलिए मिक्स हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं है बच्चों? तो ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स इन इटसेल्फ तो बस पढ़ाई के काम आती है एग्जाम में नंबर लाने के, बट रियल लाइफ में इसके बहुत यूजेस है। जैसे लॉकडाउन हुआ, अब आपको पता लग गया जो शॉपकीपर थोड़ा 5-10% डिस्काउंट भी देता था वो एमआरपी से भी ऊपर पे सामान बेचने लग गया। तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स का डिमांड और सप्लाई प्रिंसिपल है। सप्लाई कंस्ट्रेंट थी, रेस्ट्रिक्टेड थी, पीछे से गुड्स आ नहीं रहे थे और डिमांड तो ज्यादा थी बाजार में, तो प्राइसेस बढ़ गए। एक वो इंजेक्शन आता था, क्या नाम था उसका, रामदास वीर, रेमडेसिविर। मैंने अपने दोस्त के लिए 6 वायल खरीदी थी 15,000 की, कोई फायदा भी नहीं हुआ। 5 तो डॉक्टर ने ठोक दी, एक आज भी बची है उसके पास। तो मैंने कहा बुलाओ किसी दिन पार्टी में, चावल मिला खाया जाए और क्या। 15,000 रुपए का इंजेक्शन इतना महंगा फेंकेंगे तो है नहीं। और इसकी जो एमआरपी थी दैट वाज 3490 ओनली। गॉट इट। तो अब बच्चे पूछे सर ये महंगा क्यों है, तो भाई इकोनॉमिक्स की क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है बस। तो सब्जी वाला पढ़ा लिखा नहीं है, बट सवेरे वो जल्दी ठेला क्यों लगाता है, क्यों मोहल्ले मोहल्ले घूमता है? क्योंकि उसको पता है मोहल्ले वाले लोग कामचोर टाइप के हैं, आलसी हैं, ये सब्जी मंडी जाएंगे नहीं। एक दो बार हमारे घर में 150 का टमाटर चिपका के चला गया और सब्जी मंडी में रेट 100 रुपए था। समझ में आ गया? तो दे आर नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट दे नो द रियल इकोनॉमिक्स। जैसे कृषि भाई ने बोला कि भाई स्टैटिस्टिक्स का रियल लाइफ में 100 गुना यूज है। लॉजिक समझ में आ गया? अब मान लीजिए आपकी अपनी बर्थडे पार्टी है, तो जब आप दोस्तों को रेस्टोरेंट लेके जाएंगे तो पहले से मेन्यू डिसाइड हो चुका है, बट जब आपको कोई बुलाएगा रेस्टोरेंट में, आला काटे से ऑर्डर करते ना, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब पैसे उसके लगने आपके तो लगने नहीं है। तो दिस इज इंटेलिजेंस, ये कोई सिखाता नहीं है, ह्यूमन ऑरा के अंदर होता है ऑलरेडी। इंडियन ऑरा के चैलेंज होता है। हाँ, सिंपल एज दैट। चलिए, तो ये बात बच्चों समझ में आ गई। तो जो ग्राफ्स वगैरह जब आप बनाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इन ग्राफ्स का एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, चलिए। सो फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। लेट मी करेक्ट माय स्पेलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे 0 से लेकर 13 तक 7 बच्चों के मार्क्स थे। 13 से 26 तक कितने हैं? 16। 26 से 39 कितने हैं? 15। तो ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है सर? अरे ये तो आपको आता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कंप्लीट ब्लॉक 5 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे रोमन नंबर्स नहीं होते हैं, ये एक्चुअली वैसे ही डेवलप किए गए थे। गॉट इट क्लियर? और इसका रियल लाइफ में मैं आपको एक यूसेज बताता हूं। आपने अगर कभी कंस्ट्रक्शन देखा हो बच्चों, बीच बीच में पिलर्स लगाते हैं इंजीनियर्स ताकि वो बीच की दीवार को होल्ड करें। तो एक स्टैंडर्ड है कि भाई 15 फीट तक की दीवार को पिलर होल्ड करता है, उससे ऊपर को नहीं करेगा। तो हर 15 फीट पे इंजीनियर को एक पिलर लगाना पड़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं स्टैट्स का ही एप्लीकेशन है चिल्ड्रन, कि वो कितना लोड ले सकता है। ओके, तो आई होप सो आपको फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। एक आपके सामने डेटा है। इन अ क्लासरूम देयर in a school there are 52 classrooms. Each classroom has the visit of multiple teachers and many students occupy the classroom. ध्यान दीजिएगा स्टोरी पे बच्चों। कितने रूम्स हैं स्कूल में? सर स्कूल के रूम में ताश के पत्ते हैं, एक ही बात है। और हर क्लास में ढेर सारे टीचर्स जाते हैं और ढेर सारे बच्चे भी हैं। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये आपके सामने है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 0 से 10 स्टूडेंट्स जिसमें 2 टीचर्स जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे। 3 रूम्स ऐसे हैं स्कूल में जहां पे कितने टीचर्स विजिट करते हैं? 2। और बच्चे वहां पे कितने हैं? लगभग 10। देयर आर 2 रूम्स इन द स्कूल जहां पे 4 टीचर्स जाते हैं और बच्चे कितने हैं वहां पे? लगभग 10। 0-5 को एनालाइज कर सकते हैं बच्चों आप? हाउ मेनी रूम्स आर देयर? 5। जाने वाले टीचर्स 8। बच्चे कितने हैं वहां?
अब अगर मेरे को पैराग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो डेटा तो शायद मेरा 1-1.5 पेज भर जाएगा, बट स्टैटिस्टिकली अभी पढ़ा था ना कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज द लॉजिक। तो आप इसके हिसाब से पैराग्राफ भी मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, बट वो समझना उतना इजी है, समझाना उतना आसान नहीं होगा, तो स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है। पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन? चलो, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन समझ गए सब लोग? सो क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा इनटू वेरियस क्लासेस, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। और इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को ही आप सिस्टमैटिक टेबल बोलते हैं, और इस प्रतिक्रिया को और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैब्यूलेशन। तो जो मैंने आपके सामने भी सीरीज बनवाई आपको, ये सब हम क्या कर रहे थे? टैब्यूलेशन कर रहे थे। स्कूल में पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व, टीचर के पास एक मार्क्स स्लिप होती है, टीचर उस मार्क्स स्लिप में कॉपी देख देख के सब बच्चों के नंबर चढ़ाता है, फिर वो नंबर कंप्यूटर एंट्री करके रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। व्हाट टीचर इज डूइंग? टीचर इज डूइंग टैब्यूलेशन। समझ में आई बात? पक्का? चलिए, सो मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको डिस्क्रीट और इंडिविजुअल तो खैर बता ही दिया है, तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन। वेरिएबल को सर वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक, और कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए।